नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे और बैतूल से बड़ी खबर है। मुल्ताई में सिमरन की हत्या का मामला। एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने अहम जानकारी दी है। इस हत्याकांड में आरोपी सानिफ मलिक को सिमरन 1 साल से ब्लैकमेल कर रही थी। कई बार सानिफ ने से रुपए ले चुकी थी सिमरन। कल रात भी सानिफ से 5,000 रुपए मांगने सिमरन गई थी। सानिफ ने बक्से काटने के चाकू से सिमरन का गला रेत दिया। अंडे का बिजनेस करता था सानिफ मलिक। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो ये बड़ी खबर है बैतूल से, जहां मुल्ताई में सिमरन की हत्या के मामले में एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने बड़ा खुलासा किया है, अहम जानकारी दी है। दरअसल आरोपी सानिफ मलिक को सिमरन 1 साल से ब्लैकमेल कर रही थी। ये जो जानकारी पुलिस ने दी है निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि कई बार सानिफ से सिमरन रुपए ले चुकी थी। कल रात भी सानिफ से 5,000 रुपए मांगने के लिए सिमरन पहुंची थी और इसी के बाद सानिफ ने बक्से काटने के चाकू से सिमरन का गला रेत दिया। दरअसल सानिफ अंडे का बिजनेस करता था और आरोपी ने अब अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। तो सिमरन हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बताया कि कैसे और क्यों वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि ये एस्टेब्लिश भी पुलिस को करना होगा कोर्ट में। तो ये बड़ी खबर बैतूल से, बैतूल के मुल्ताई में सिमरन की हत्या मामले में एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है। जो आरोपी सानिफ मलिक है उसे सिमरन 1 साल से ब्लैकमेल कर रही थी और स्वाभाविक है कि आरोप सानिफ मलिक जो आरोपी है उसने लगाया होगा, जानकारी दी होगी पुलिस को। और ये भी जानकारी निकल कर आई है कि पुलिस ने साझा की है जानकारी की कई बार आरोपी सानिफ से सिमरन रुपए वसूल चुकी थी, पैसे ले चुकी थी। इससे पहले कल रात भी सानिफ से 5,000 रुपए मांगने के लिए सिमरन पहुंची हुई थी और इसी के बाद सानिफ ने बक्से काटने वाले के चाकू से सिमरन को मौत के घाट उतार दिया, उसका गला रेत दिया। बताया जा रहा है कि सानिफ मलिक, आरोपी सानिफ मलिक अंडे का बिजनेस करता है। आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। ऋषु नायडू, न्यूज 18 संवाददाता बैतूल से हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषु, और क्या जानकारी निकल कर आई है? ये हालात क्यों बने और अगर ऐसा था तो बजाय जो मृतक है उसे मौत के घाट उतारने के पुलिस में भी शिकायत की जा सकती थी। क्या और कहता है आरोपी? जी देखिए, जो आरोपी है वो अंडे बेचने का व्यवसाय करता है, जो सानिफ मलिक है। और जो एसपी से अभी कुछ देर पहले ही एसपी ने पूरे मामले का पटक्षेप किया है, मीडिया से चर्चा में बताया है कि जो सानिफ मलिक है उसको सिमरन पिछले 1 साल से ब्लैकमेल कर रही थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध थे और सिमरन के पास कुछ ऐसी तस्वीरें और ऑडियो क्लिपिंग्स थी जिसके कारण वो उसे लगातार ब्लैकमेल कर रही थी। सानिफ ब्लैकमेल इसलिए हो रहा था क्योंकि उसकी 2 महीने बाद शादी थी, उसकी दूसरी लड़की से सगाई हो चुकी थी और वो काफी परेशान था। सिमरन को कई बार पैसे दे चुका था। सिमरन लगातार पैसों की मांग करती थी और कल रात भी सिमरन ने सानिफ से 5,000 रुपयों की मांग की थी। कई बार मना करने के बाद भी सिमरन जब उसे ब्लैकमेल करती रही और धमकी देके वहां से निकली तो सानिफ भी उसके पीछे निकला और उसके पास जो चाकू रखा हुआ था उसने गले पर वार करके वहीं पर सिमरन की हत्या कर दी। सड़क के बीच ही ये पूरी वारदात हुई है। फिलहाल जो है आरोपी सानिफ को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। एसपी का हालांकि ये कहना है कि यदि इस तरह के मामलों की शिकायत समय रहते पुलिस के पास की जाए तो जरूर दूसरा हल निकल सकता है और इस तरह से जो युवा हैं उन्हें कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल जो है सानिफ अरेस्ट हो चुका है, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और हत्या की धाराओं के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रशांत, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, धन्यवाद ऋषु। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर दतिया से, जहां शादी समारोह में गोली चल गई। कुर्सी पर बैठने को लेकर गोली चली है। युवक को गोली लगी है। अस्पताल में बताया जा रहा है कि युवक की मौत हो गई है। रिश्तेदारी में निमंत्रण
में आया था युवक। लोधीपुरा गांव का रहने वाला था युवक। दूर सड़ा थाना के रजोरा गांव की यह घटना है। तो ये बड़ी खबर है। अशोक शर्मा न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक, क्या और डिटेल, क्या और जानकारी इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई? देखिए प्रशांत, अभी तक जो जानकारी है वो यही आई है कि ये जो मृतक था वो रिश्तेदारी में खाना खाने के लिए आया था और जो कुर्सियां डली थी वहां पे, उस पे पहले से जो आरोपी था वो बैठा हुआ था, वो उठा तो ये बैठ गया। इसी बात पर लेकर के दोनों के बीच कुछ विवाद हुआ है और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो आरोपी ने जो है उसको गोली चला दी। तो उसको जो रिश्तेदार थे मौके पे, वो लोग उसको लेके भांडेर अस्पताल ले गए, फिर दतिया लाए, इस बीच उसकी मौत हो गई। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और अब हरदा से बड़ी खबर है, जहां जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। सीएमएचओ को इस्तीफा सौंपा है। सभी डॉक्टरों ने तत्काल काम बंद कर दिया है। 2 मई से हड़ताल पर थे डॉक्टर। तो ये बड़ी खबर है हरदा से, जहां जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। सीएमएचओ को इस्तीफा सौंपा गया है और सभी डॉक्टरों ने तत्काल काम भी बंद कर दिया है। आपको बता दें कि 2 मई से डॉक्टर हड़ताल पर थे और अब सामूहिक इस्तीफा डॉक्टरों ने सौंप दिया है। हरदा से बड़ी खबर है, जिला अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर थे और अब सामूहिक इस्तीफा भी डॉक्टरों ने दे दिया है। स्वाभाविक है कि ऐसे में अब जो मरीज हैं उनकी परेशानियां फिलहाल बढ़ गई हैं। डेली के रूटीन चेकअप के लिए आने वाले मरीजों के लिए भी परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि डॉक्टरों ने एक साथ इस्तीफा दिया है जिला अस्पताल के हरदा के। हालांकि इससे पहले ही जो डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर चल रहे थे। और प्रवीण दवर न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण, एक साथ इस्तीफा देने के बाद कैसे मैनेज कर रहा है अस्पताल प्रबंधन? क्योंकि मरीज, स्वाभाविक है कि मरीज कुछ भर्ती भी होंगे, डेली का रूटीन भी मरीजों को चेकअप कराने वाले आते हैं, पहुंचते हैं अस्पताल में। प्रवीण, आवाज आप तक पहुंच रही है? प्रवीण, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, प्रवीण के पास हम दोबारा चलेंगे, लेकिन हरदा जिला अस्पताल से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। दरअसल डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। सीएमएचओ को सभी डॉक्टरों ने एक साथ इस्तीफा सौंपा है। 2 मई से डॉक्टर हड़ताल पर थे। प्रवीण हमारे साथ जुड़े। प्रवीण, चलिए, तो हरदा का ये मामला था और कोशिश करेंगे आगे बात करने की प्रवीण से, लेकिन हरदा का ये मामला जहां एक साथ डॉक्टरों ने इस्तीफा सौंप दिया, इससे पहले ही वो हड़ताल पर थे। अगली खबर का रुख करेंगे। छतरपुर से बड़ी खबर है, चंदला में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई हैं। मरीज को हाथ ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचे हैं परिजन। एम्बुलेंस की सुविधा न मिलने से बुजुर्ग को हाथ ठेले पर लेकर परिजन पहुंचे हुए हैं। 108 पर फोन लगाने के बाद भी एम्बुलेंस की सुविधा उन्हें नहीं मिली। सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र चंदला का ये मामला है। ये बड़ी खबर है छतरपुर से। चंदला में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई हैं। मरीज को हाथ ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचे हैं परिजन। एम्बुलेंस की सुविधा न मिलने से बुजुर्ग को हाथ ठेले पर परिजन लेकर पहुंचे हैं। इतना नहीं, 108 पर फोन लगाने के बाद भी एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिली है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदला का ये मामला है। छतरपुर से बड़ी खबर, अहम खबर। छतरपुर की चंदला में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई नजर आ रही हैं। मरीज को हाथ ठेले पर अस्पताल लेकर पहुंचे हैं परिजन। दरअसल एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिलने की वजह से मजबूरी में परिजन मरीज को हाथ ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचे। 108 पर फोन लगाने के बाद भी एम्बुलेंस की सुविधा उन्हें नहीं मिली। नरेंद्र परमार न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं।
नरेंद्र, क्या कह रहा है अस्पताल प्रबंधन इन तस्वीरों के बाद? देखिए प्रशांत, ऐसा है छतरपुर जिले का जो चंदला का स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर एक बुजुर्ग बताया जाता है कि जो बुजुर्ग हैं जो चंदला के ही वार्ड नंबर 15 के निवासी बताए जा रहे हैं, और उनकी तबीयत करीब 2-3 दिन से खराब चल रही थी। और उन्होंने जब ये उनके जो परिजन है उन्होंने 108 से एम्बुलेंस की मदद से अपने जो बुजुर्ग थे उनको अस्पताल ले जाने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन उनको एम्बुलेंस नहीं लगी, जबकि 108 तक कॉल हुआ था। तो जब और उनकी तबीयत जो है बुजुर्ग की लगातार बिगड़ती जा रही थी, तो उन्होंने मोहल्ले में ही खड़ी एक हाथ ठेले पर अपने बुजुर्ग को लिटाया और जो चंदला का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहां पर लेकर आए हैं। जैसे ही लोगों ने और अस्पताल प्रबंधन ने हाथ ठेले पर बुजुर्ग को देखा तो वह भी हतप्रभ रह गए थे कि आखिरकार इस बुजुर्ग को ऐसा क्या हुआ कि वह परिजन जो है हाथ ठेले पर लेके आए हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो शासन की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका लोगों को लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो 108 हो चाहे वो स्ट्रेचर हो। कभी न कहीं ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, स्ट्रेचर न होने की वजह से लोग जो परिजन है वो अपने कंधे पर ही अपने मरीज को ले जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर 108 एम्बुलेंस न मिलने की वजह से वो हाथ ठेले पर अपने जो बुजुर्ग थे उनका इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए थे। हालांकि हमारी डीएमएचओ से बात हुई है, उनका कहना है कि मामले की जांच कराएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर मुरैना से है। बैंक मैनेजर पर अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया, बदसलूकी कर जान से मारने की भी धमकी दी गई है। कस्टमर बनकर बदमाश आए हुए थे। कोतवाली थाना क्षेत्र के जौरा रोड का ये मामला है। शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर है मुरैना से, जहां बैंक मैनेजर पर अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया, बदसलूकी कर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। आपको बता दें कि कस्टमर बनकर बदमाश पहुंचे हुए थे। कोतवाली थाना क्षेत्र के जौरा रोड का ये पूरा मामला है और शिकायत पर अब पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, जांच में जुटी हुई है। ये तस्वीरें सामने आई, ये देखिए आप, पत्थर से वार करते हुए कुछ लोग। बैंक मैनेजर पर अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया, पत्थर से वार किया और बदसलूकी कर जान से मारने की धमकी भी दी है बैंक मैनेजर को। बताया जा रहा है कि जो आरोपी हैं वो कस्टमर बनकर आए हुए थे और इसके बाद बैंक मैनेजर को निशाना बनाया गया। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर है। बीजेपी नेता दीपक जोशी ने रघुनंदन शर्मा से मुलाकात की है। न्यूज 18 से बोले बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा। दीपक जोशी फैसला ले चुके हैं, मेरी समझाइश भी काम नहीं आई है। अपने पिता कैलाश जोशी के स्मारक के खंडहर होने से नाराज हैं दीपक जोशी। रघुनंदन शर्मा को बताया कि पिछले 2 साल से उस स्मारक को ठीक कराने की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। रघुनंदन शर्मा का बयान, संवादहीनता के चलते पार्टी से कार्यकर्ता नाराज हो रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं से वरिष्ठ नेताओं को संवाद करते रहना चाहिए, कार्यकर्ताओं की सुननी चाहिए समस्याएं, ये कह रहे हैं रघुनंदन शर्मा। और उस वेदना के कारण मैं प्रयास करता हूं कि कोई पार्टी छोड़ करके न जाए, इस विचार परिवार से कोई दूर न हो। उसी प्रयत्न के संदर्भ में मैंने दीपक जोशी को बुलाया था। परसों उससे बात हुई थी और उसने मुझे दूसरे दिन आने की कहा। उसने कहा कि वैसे तो मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से मिलना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता, मैंने अपना फैसला ले लिया है। भाई साहब, बात ये आती है कि दीपक जोशी नहीं, कई कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो नाराज चल रहे हैं। क्या कारण मान रहे हैं कि क्यों ये नाराज हो रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि तवज्जो नहीं मिल रही उन लोगों को। देखिए, मुझे भी अनेक लोग आकर के कहते हैं, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पार्टी में संवादहीनता हो गई है। उस संवादहीनता को दूर करने की आवश्यकता है। सबसे मिलना जुलना, उनकी बात सुनना और उस समस्या का समाधान करने के लिए गंभीरता से प्रयास करना। अब गंभीरता से प्रयास नहीं करेंगे तो उस कार्यकर्ता की समस्या का समाधान नहीं होगा, उसके मन का असंतोष दूर नहीं होगा। उसे संतुष्ट करना जरूरी है। और कार्यकर्ता कुछ नहीं चाहता है, प्रेम चाहता है, प्यार चाहता है। प्यार से बात कर ले कोई, उसके सिर पर हाथ फिरा दे, पीठ थपथपा दे, इतने में तो कार्यकर्ता खुश हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को सहेज करके रखना कोई कठिन नहीं है। दीपक ने मुझे कहा
कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई व्यक्तिगत काम नहीं है भाई साहब। मेरे पिताजी जिसको पूरी पार्टी श्रद्धा से देखती रही है, उनका स्मारक धूल खा रहा है, खंडहर बन रहा है। गांव के लोग ये कहने लग गए हैं कि वो जोशी जी का स्मारक है ना खंडहर, उस रास्ते से निकलना। तो खंडहर के रूप में वो प्रसिद्ध हो गया। और मैं पिछले 2.5 साल से 2 साल से 6 बार 7 बार मिलकर के प्रदेश अध्यक्ष जी को, मुख्यमंत्री जी को उस स्मारक को संवारने के लिए, प्रयत्न करने के लिए कह चुका हूं। हर बार आश्वासन मिलता है, मेरा धैर्य टूट गया। अब मैं मेरे पिताजी का अपमान सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैं निर्णय कर चुका हूं। और इंदौर से बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री दीपक जोशी के कांग्रेस में जाने को लेकर बवाल जारी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सत्यनारायण सत्तन ने कहा है कि दीपक जोशी कोई बड़े भारी नेता नहीं है। उन्हें जो कुछ मिला उनके पिता के सुयश से मिला है, उनके अपने कर्म से नहीं मिला है। दीपक जोशी को अपने पिता कैलाश जोशी का अनुसरण करना चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके पिता के नाम पर इनकी पूजा हो। कर्म करोगे तो पूजा होगी। दीपक जोशी अपने अहम में है। सत्तन के बयान से दीपक जोशी को मनाने की पार्टी की मुहिम को झटका लग सकता है। दीपक जी हैं, वो कोई बड़े भारी नेता नहीं है। उन्हें उनके पिता के सुयश से जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो उन्हें प्राप्त हुआ, उनके कर्मजन्य प्राप्ति नहीं है उनको। उनके पिता ने जो स्तुत्य कर्म किए हैं भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ में रह करके, वो अपने आप में प्रणम्य है, उदाहरण उन लोगों को उदाहरण देने के योग्य है। और जब उन्हें उदाहरण देने के योग्य बनाए तो उनके पुत्र ने भी उनका अनुसरण करना चाहिए। वो उनका अनुसरण करने के बजाय वो चाहते हैं कि उनके नाम पर इनकी पूजा हो। तो कर्म करोगे तो पूजा। दीपक जोशी के प्रकरण पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल ने दावा किया कि जो लोग कांग्रेस से गए थे वे भी देर सवेर वापस आएंगे। देखो, जो आते हैं उनका स्वागत है और जो गए हैं उनको वापस आना है, यह भी तय है। हो सकता कोई लेट आए, कोई जल्दी आए, लेकिन कांग्रेस में ही आना तय है, ये सब मेरा मानना। और दीपक जोशी, आपको बता दें दीपक जोशी पर सियासत जारी है। और न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, चुनावी साल है, कुछ महीने शेष है, तो अब ये आना जाना तो लगा रहेगा, हालांकि मनाने की कोशिशें भी होती रहेंगी। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आना जाना लगा रहता है, लेकिन जब एकदम चुनाव के मुहाने पर हो और इस तरह का व्यक्ति जिसके पिता लंबे समय तक ये कहें कि फाउंडर मेंबर के तौर पर जाने जाते रहे और वो व्यक्ति यदि अपनी उपेक्षा, अपने पिता की उपेक्षा होने का आरोप लगाकर अगर पार्टी छोड़ता है तो कहीं न कहीं ये विषय बेहद गंभीर हो जाता है। यदि बाद में अगर टिकट नहीं मिलता, उस दौरान वो जाते तो ये कहा जाता है कि टिकट की वजह से वो गए। लेकिन आज वो जो आरोप लगा रहे हैं वो ये लगा रहे हैं कि उनके पिता के स्मारक को सजाने संवारने का काम नहीं हो रहा है, बल्कि वो खंडर हो रहा है। ऐसा नहीं कि उन्होंने सरकार से बात नहीं की, 2 साल से वो लगातार सरकार से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, ये उनका आरोप है। तो कहीं ना कहीं ये बेहद गंभीर आरोप। और जिस तरीके से पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा ये कह रहे हैं कि पार्टी में संवादहीनता हो गई है, जिसके चलते कार्यकर्ता नाराज हो रहे हैं, तो भले ये सिंबॉलिक तौर पर दीपक जोशी की बात हो रही हो, लेकिन कई कार्यकर्ता ऐसे जो अभी भी नाराज नजर आ रहे हैं। ठीक, चलिए, शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर है। दिन दहाड़े बदमाशों ने युवक पर गोली चला दी। माधव नगर थाना क्षेत्र में युवक को गोली मारी गई है। 2 बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। युवक की हालत गंभीर है। जिला अस्पताल में युवक को भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर है उज्जैन से। दिन दहाड़े बदमाशों ने युवक पर गोली चलाई है। माधव नगर थाना क्षेत्र में युवक को गोली मारी गई है। 2 बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। न्यूज़ 18 संवाददाता अजय पटवा हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, क्या और जानकारी निकल कर आ रही है आरोपियों को लेकर, वारदात को लेकर? देखिए, उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र की घटना है और अभी कुछ देर पहले की घटना है। 2 लोग बाइक सवार आते हैं और एक व्यक्ति पर जो है 2 फायर करते हैं, जिसमें एक गोली जो है जो व्यक्ति था उसको घायल कंधे पे लगी है। उसे घायल अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया है। फिलहाल स्थिति ये है कि उज्जैन में रोज खून खराबे ऐसी घटनाएं घट रही हैं और जो है लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है। उज्जैन में जो है लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं।
इससे साफ पता चलता है कि दिन दहाड़े जिस तरीके से जो है किसी व्यक्ति पर गोली चला देना, ये एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि माधवनगर थाना से 150 मीटर की दूरी पर यह घटना घटी है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया अजय जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बैतूल से बड़ी खबर है। मुल्ताई में सिमरन की हत्या के मामले में एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने अहम जानकारी दी है। आरोपी सानिफ मलिक को सिमरन 1 साल से ब्लैकमेल कर रही थी और कई बार सानिफ से रुपए भी ले चुकी थी सिमरन। कल रात भी सानिफ से 5,000 रुपए मांगने गई थी सिमरन। उससे 1 साल से उसके संबंध थे, सोशल मीडिया में उनकी दोस्ती हुई थी और उस लड़के का ये कहना है कि उसका कई वीडियोस ऑडियोज के पास थे और उसको दिखा के उससे पैसे मांगा करती थी और पूर्व में भी उसने कई बार पैसे दिए थे। लड़के के हाल में ही शादी तय हुई थी, 2 महीने बाद उसकी शादी थी, तो इस वजह से भी लड़की उसको परेशान करती थी। कल भी उससे 5,000 रुपये मांगे और उससे लेने के लिए उसके दुकान के सामने ही जब आ गई और उससे गाली गलौज जब हुई थी, तो इस कारण से उस लड़के ने, अंडे का उसका काम है, तो बॉक्स काटने वाले चाकू लेके उसने उसकी हत्या कर दी। और भोपाल में मुख्यमंत्री निवास में आयोजित चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम शिवराज ने सभी को बधाई दी और कहा कि शासकीय सेवा में हम अपने लिए नहीं हैं, अपनों के लिए हैं और ये अपने हैं समस्त मध्य प्रदेशवासी। हमारे हर काम का असर अगर अच्छा होगा तो बदलाव होगा, हम सभी पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। स्वागत, आपको बधाई भी दे रहा हूं, शुभकामनाएं भी दे रहा हूं। बस एक चीज ये कहना चाहता हूं कि शासकीय सेवा का मतलब 2 हम निकाल सकते हैं। एक, परमानेंट जॉब मिल गया, निश्चिंतता हो गई, लेकिन दूसरा कि जिम्मेदारी हम पर बहुत बड़ी है। देखो, आप अगर और कोई काम करते, पर्सनल बिजनेस करते और कोई काम करते। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। उज्जैन के माधव